सीयूईटी एग्जाम क्रैक करके इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का ड्रीम तो हर दूसरे स्टूडेंट का है, बट एडमिशन मिलता है सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स को, और जिनको नहीं मिलता उसके पीछे का रीजन प्रॉपर स्ट्रैटेजी ना फॉलो करना, लेट स्टार्ट करना, ये सोच लेना बोर्ड और सीयूईटी एग्जाम सेम ही तो है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेट में डिसाइड करना। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे को एग्जाम देना है मई में, ठीक है, मेरे को ये भी पता है कि मुझे डोमेन के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, मुझे लैंग्वेज भी पढ़ना है, बट देन मेरे को पता चलता है कि मुझे तो जीएटी भी चाहिए। क्या मैं एग्जाम से 2 महीने पहले जीएटी जैसे सब्जेक्ट को कवर अप कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। यानी कि आपको स्टार्टिंग से ही अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके क्लियर रहना पड़ेगा, ताकि आप उसे क्या कर सको, प्रॉपरली उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डेवलप कर सको। और मोस्टली स्टूडेंट ना यहीं पर लैक कर जाते हैं। तो चलो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है और कैसे आपको अपने सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकृति एंड आई एम योर सीयूईटी मेंटर। वेलकम टू द चैनल सीयूईटी अड्डा। अब देखो, अगर बात करें कॉमर्स स्टूडेंट की, तो हमें क्या लगता है कि यार डोमेन 3 ही तो है, अकाउंटेंसी, बीएससी एंड इकोनॉमिक्स, इससे ही हमारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ और है, आपके बीएचयू का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ और है। एक डिमांड करता है लैंग्वेज, एक डिमांड करता है जीएटी, और जीएटी वाले स्टूडेंट्स के लिए ना ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहां पर सिलेबस आपको कुछ भी नहीं पता है। लाइक आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस आते नहीं होंगे, आपको ब्लड रिलेशन नहीं पता होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। लैंग्वेज में भी इशू है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि क्लास 12th वाली ही तो इंग्लिश होगी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको ग्रामर पढ़ना पड़ता है, यहाँ पर आपको आरसीज पढ़नी पड़ती है, तो काफी चीजें क्या है यहाँ पे आपके लिए डिफरेंट है। तो अगर अभी से नहीं स्टार्ट करोगे तो इन 2 सब्जेक्ट में तो नंबर तुम्हारे जाने वाले हैं, और यही 2 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको एडिशनल एज पे लेके जाते हैं, क्योंकि इन्हीं 2 सब्जेक्ट में मोस्टली स्टूडेंट लेट स्टार्ट करने की मिस्टेक करते हैं। चलो अब पहले अगर हम बात करें कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, जब भी हम सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहली चीज हमारी होनी चाहिए हमारा कॉन्सेप्ट। अब मुझे कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, कितना भी बेसिक क्वेश्चन मेरे सामने आ जाएगा, क्या मैं कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपका मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को देनी है। अब देखो, हम ये सोचते हैं कि यार एनसीईआरटी का तो कोई इसमें रोल नहीं होता होगा। आपका सीयूईटी एग्जाम कंप्लीटली बेस्ड होता है एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट पे। इसके अपार्ट अब देखो, सीबीएसई वालों को प्रॉब्लम उतनी नहीं होती, क्योंकि वो एनसीईआरटी के टच में रहते हैं, बट स्टेट बोर्ड के कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने एनसीईआरटी कभी मतलब लाइक टच ही नहीं किए, और आईएससी बोर्ड तो लाइक वो तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। तो एनसीईआरटी आपके लिए कोर है। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। अब तुम ये सोचोगे कि बुक पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। एक बात बताओ, मुझे किसी लाइन का मतलब समझ में नहीं आ रहा, बस मैं रीडिंग करती जाऊं, तो उसका कोई सेंस है? नहीं है ना सेंस। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी डेवलप करो इस पे। फिर आता है अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन। जब तक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, क्वेश्चन भले ही तुम तुक्के मार के सॉल्व कर लो, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। और आई होप आप सबको पता हो कि आपका जो सीयूईटी एग्जाम है वो किस पे बेस्ड होता है? एक्यूरेसी पे, ना कि अटेम्प्ट पे। मैं 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूं और गलत कर दूं, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करूं, पर वो सही होने चाहिए, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और जब भी पढ़ने बैठो, अपने खुद के क्या करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैं नहीं कह रही कि डिटेल नोट्स तुम्हें खुद से बनाने, मुझे पता है डिटेल नोट्स बनाना बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है, वो तो हम आपको प्रोवाइड कर ही रहे होते हैं डिटेल नोट्स। आप उसके बेसिस पे अपने खुद के शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स बनाओ, क्योंकि रिवीजन आप इनके बेसिस पे ही इजीली कर सकते हो। हाईलाइट करो हर वो टॉपिक जिस पे क्या है आपको कंफ्यूजन है, क्योंकि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसमें कोई भी चीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए। हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीटली कवर्ड होना चाहिए, भले ही थोड़ा आता हो, पर आना सब कुछ है। कंप्लीट 1 चैप्टर बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, आधा चैप्टर ये पढ़ लिया, आधा अगला चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद का 3rd चैप्टर पढ़ लिया और 5th चैप्टर पढ़ लिया? करते हो ना ऐसे? ऐसे बिल्कुल भी मत करना। यानी कि पहले मेरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटली कवर होगा। अब कंप्लीटली कवर होने का मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, उसके बाद मैं 2nd चैप्टर पे शिफ्ट करूं। और जब 2nd चैप्टर में स्टार्ट करने जाऊं, उससे पहले एक क्विक रिविजन जरूर हो मेरा। फिर आते हैं कन्वर्ट द नॉलेज इनटू द मार्क्स। अब नॉलेज को मार्क्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? थ्रू एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज कैसे होने चाहिए आपके पास? प्रैक्टिस वाले होने चाहिए, प्लस
आपके पास PYQs तो हो, बट कौन से? चैप्टर वाइज। ट्रस्ट मी, ये आपके लिए गेम चेंजर बन जाएगा अगर आपने चैप्टर वाइज PYQs को अच्छे से कर लिया। और जब एक बार आपके सारे चैप्टर हो जाए तो आप प्रॉपर MCQs, प्रॉपर PYQ के MCQs क्या करो, आप सॉल्व करो। एनालाइज एवरी रॉन्ग आंसर। हम क्या करते हैं, आंसर गलत हो गया, पीछे से आंसर देख लेते हैं, अच्छा इसका D होना चाहिए, छोड़ देते हैं। बट ऐसा मत करो। अगर इसका सपोज एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने B मार्क किया है और उसका करेक्ट आंसर D है, तो ये देखो कि उसका आंसर D क्यों है, एनालाइज करो, तुम्हें क्यों लगा कि उसका आंसर B होगा। जिस दिन आपने ये करना स्टार्ट कर दिया ना, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रॉब्लम तो आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाने वाली है। ठीक है, तो हर एक आंसर को क्या करो, एनालाइज करो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको एक एरर नोटबुक बनानी चाहिए जहां पे आप हर एक क्वेश्चन की, हर एक टॉपिक की मिस्टेक्स को क्या करो, नोट डाउन करते हुए चलो, ताकि कोई भी चीज आपकी रह ना जाए। और वीक जो कॉन्सेप्ट्स है ना, उनको जरूर से रिवाइज करो, क्योंकि CUET एग्जाम में ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता कि इसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूरे आने वाले, जैसा कि बोर्ड में होता है। बट यहाँ पर क्या होगा कि आपके लिए हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं पता एनटीए किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछ ले, ये कोई भी प्रिडिक्ट इजीली नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर एक टॉपिक रिवाइज करना है। मान लो कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए आपसे। फिर हम आते हैं रिवीजन सिस्टम पे। आप में से कितने लोग रिवीजन करते हैं, बताओ? हो कॉन्फिडेंट अपने रिवीजन स्ट्रैटेजी पे या फिर अपने रिवीजन पे? नहीं हो ना। रिवीजन का क्या होता है, एक प्रॉपर रूल होता है। आपका फर्स्ट रिवीजन कब होना चाहिए? आपका फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए जब भी आप न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हो तब। और आपका संडे क्या हो, रिवीजन डे। यानी कि जब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब तो एक बार रिवीजन करेंगे ही करेंगे, हर एक चैप्टर जो भी चैप्टर हमने पहले पढ़ा है, बट संडे को जो पहले पढ़ रखा है हमने उसको रिवाइज करेंगे। फिर आता है हमारा अप्रैल मंथ। जब अप्रैल मंथ आएगा ना, जब बाकी दुनिया क्या कर रही होगी, स्टार्ट करने का प्लान कर रही होगी, उस टाइम आपका क्या होगा, कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन का आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है। मॉक्स से जनरली हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ डिमोटिवेशन हमारे हाथों में आएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप मॉक्स को सही से देते हो ना, तो आपका एक्यूरेसी इशू सॉल्व होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट सॉल्व हो रहा होता है। स्पेशली जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें टाइम मैनेजमेंट की वजह से मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, अपना पेपर छोड़ के आ जाते हैं, नहीं कर पाते अटेम्प्ट, क्योंकि एग्जाम में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स ही होते हैं और इन 60 मिनट्स में आपके पास होंगे 50 क्वेश्चंस। ऐसा भी नहीं है कि चलो नहीं आ रहा था, टाइम नहीं था, हमने क्या कर दिया, हमने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। जिस दिन ये कर दिया ना तुमने, अपने जो तुमने सही किए थे ना क्वेश्चंस, उसमें से नंबर गवा के आओगे। तो क्या करना है, आपको 50 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने हैं, बट एक्यूरेसी प्लस टाइम मैनेजमेंट को कंसिडर करते हुए। और ये जो टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी है ना, ये सिर्फ दो चीजों से आएगी, प्रॉपर मॉक्स देने पे। मॉक्स में हम क्या कर रहे होते हैं, अब फिर वही हाल होता है तुम्हारा कि मॉक्स हम सोचते हैं लास्ट में कर लेंगे, एग्जाम से 2 दिन पहले। ऐसा नहीं है। मॉक्स को जब आप जल्दी स्टार्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि आप एक्चुअली में कितने पानी में हो। सपोज मुझे कहीं बाहर जाना है और मैं पहले से अगर उस चीज के लिए रेडी ना रहूं, तो क्या लास्ट मोमेंट पे मैं कर सकती हूँ चीजें? नहीं ना, फिर तो बस काम चलाऊ वाला जोन चलता है हमारी लाइफ का। तो मॉक से आपकी एक्यूरेसी डेवलप होगी, आप सिली मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर पाओगे, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक आपको पहले पता चल जाएगी। मान लेते हैं मुझे अकाउंटेंसी के सेकंड चैप्टर में मॉक्स में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं और परसों मेरा एग्जाम है, तो क्या मैं उसको ठीक कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। बट वही मॉक अगर मैंने कब सॉल्व करना स्टार्ट किया होगा, अप्रैल में, तो मेरे पास टाइम होगा उस मिस्टेक को करेक्ट करने का। तो मॉक आपको ये चांसेस भी प्रोवाइड कर रहा होता है। आइडेंटिफाई करना टाइम मैनेजमेंट इशू, इंप्रूव क्या करता है, अटेम्प्टिंग द नेक्स्ट मॉक। देखो होगा क्या, स्टार्टिंग में जब आप हो सकता है मॉक देना स्टार्ट करो, आपके 110 नंबर आ रहे हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, 150 आ रहे हो, ट्रस्ट मी, जब आप नंबर ऑफ मॉक्स इंक्रीज करोगे ना अपने, तो आपके मार्क्स यहाँ पर आराम से 200 प्लस आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जिस दिन आपने मॉक्स में कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं कि 2 मॉक दिए मैंने 2 मॉक में मेरे क्या हो रहा है, 150 आ रहे थे, तीसरा मेरा 200 आ गया, अब मैंने सोच लिया अरे मेरा तो काम हो गया। नहीं, यानी कि जब आप क्या करने लगो, डेली बेसिस पे मॉक्स लगाने लगो और वो 200 मार्क्स क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो जाए।
ठीक है, बार बार वो इंक्रीज ही हो सकता है किसी दिन कम आए, बट ठीक है, वो एक कहते हैं ना कंसिस्टेंट ग्राफ होता है जो कैसे जा रहा होता है, ऐसे। तो अगर जिस दिन ये हो गया, समझ जाना कि उस दिन तुम सीयूईटी एग्जाम में भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आराम से 200 प्लस स्कोर करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो। तो मॉक्स आपके लिए एक्चुअल गेम चेंजर बनता है। पर मॉक सॉल्व कैसे होगा? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, जिसके लिए तुम्हें अभी से क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। मॉक देते टाइम ना एक चीज जरूर ध्यान में रखना, तुम्हारे पास क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ मॉक्स मोर, यानी आपको 200 प्लस क्या करने हैं, मॉक्स एटलीस्ट सॉल्व करने हैं। और जब मॉक सॉल्व करोगे ना तो एक चीज जरूर इंश्योर करना कि पीवाईक्यूज भी क्या करो, आप मॉक के फॉर्म में सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। चैप्टर वाइज भी आपके पास क्या होने चाहिए, मॉक्स होने चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, मॉक्स आपके लिए एक्चुअल गेम चेंजर बनते हैं। तो मॉक्स के लिए ये चीजें आपके पास मस्ट होनी चाहिए। और मॉक्स में जिस दिन तुमने 200 प्लस स्कोर किया, याद रखना सीयूईटी में भी 200 प्लस लाना बड़ी बात नहीं रहेगी। फिर आते हैं फाइनल परफॉर्मेंस फेज। अब फाइनल परफॉर्मेंस फेज क्या होता है, यानी कि आपका अप्रैल से मई का टाइम। अब अप्रैल से मई के टाइम में क्या होता है, जनरली मई से आपके क्या हो जाते हैं, मॉक्स मतलब मॉक्स कह रही हूँ, एग्जाम स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो इस टाइम पे आप क्या करोगे, आप अपने कोई भी न्यू रिसोर्सेज पे नहीं जाओगे, यानी नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म जो आप शिफ्ट करते हो वो बिल्कुल मत करना। स्टार्टिंग से एक रिलायबल प्लेटफॉर्म आपके पास होना चाहिए, जिसे आप क्या करो, स्टिक करके रहो कि हाँ मुझे यहीं से मेरी पूरी प्रिपरेशन करनी है। और ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने क्या दिया, ऑलरेडी सीयूईटी में लाखों बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाया हो। फिर आते हैं हम नो न्यू बुक्स। बुक्स के मामले में क्या होता है, आज हमने एक ऑथर की बुक पढ़ ली, कल हमने दूसरी बुक पढ़ ली, तीसरी कोई और बुक पढ़ ली। अब ये सब करोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज होगे। एक बुक एक ही रिसोर्स, मतलब अगर हम रिसोर्स की बात करें तो बुक्स हो गए, टीचर्स हो गए, प्लेटफॉर्म हो गया, सब एक ही बात होती है। तो रिलायबल बुक, रिलायबल टीचर, रिलायबल क्या होना चाहिए आपके पास, प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मल्टीपल जगह शिफ्ट करने से सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही होगी। रिवाइज ओनली योर नोट। टीचर के नोट्स को देख के जो आपने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए थे ना स्टार्टिंग में, उस नोट से रिवाइज करना, क्योंकि जो आप लिखते हो ना वो आपको लिए ज्यादा इजी होता है अंडरस्टैंड कर पाना। और सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीटेडली। जब आप पीवाईक्यूज इस टाइम पे सॉल्व करोगे तो आप ये जरूर देख लेना कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक क्या होते हैं, ताकि आप इनमें तो अच्छी कमांड आपकी रहे, ताकि इनमें आप टाइम भी ना ज्यादा इन्वेस्ट करो, इजिली हो भी जाए और करेक्ट भी रहे। अटेम्प्ट फुल लेंथ मॉक्स इन एग्जाम कंडीशंस। एग्जाम कंडीशन का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, मम्मी बुला रही है जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। प्रॉपरली आप वो 60 मिनट्स एक रूम में बैठ के अपने मॉक्स दो, जिससे आपको एग्जाम वाला क्या मिलेगा, प्रॉपर वो फील आएगा, आप वो प्रेशर मैनेज कर पाओगे अपने लिए। और अगर आप मॉक्स देते हो ना तो आप उस इंटरफेस से भी क्या हो जाते हो, काफी हद तक फ्रेंडली हो जाते हो। फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। घूम फिर के बाद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, पीवाईक्यूज और स्पीड और एक्यूरेसी की होती है। अगर तुमने इन चीजों में कमांड बिठा ली तो तुम्हें सीयूईटी एग्जाम के थ्रू मतलब अपने ड्रीम कॉलेज में जाने से तो कोई भी नहीं रोक सकता। याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी, आपको ना एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करना पड़ेगा जिसने क्या किया हो, लाखों बच्चों को ऑलरेडी उनके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाया। और जब भी बात होती है ड्रीम कॉलेज में पहुंचाने की, तो सीयूईटी अड्डा ही क्या है, बेस्ट प्लेटफॉर्म कंसिडर किया जाता है। इस साल भी हमने AIRs दिए हैं, मोस्टली हमारे स्टूडेंट अपने ड्रीम कॉलेज में भी है, और कुछ स्टूडेंट्स तो हमारे SRCC जैसे कॉलेजेस में भी एडमिशन ले चुके हैं इस टाइम तक। अब अगर हम बात करें कि मैम हम कैसे आपके साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो आप हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो हमारे साथ थ्रू अल्टीमेट बैच, या फिर आप महापैक में इनरोल कर सकते हो। अगर आप महापैक में इनरोल करते हो तो आपको मिलते हैं हर एक बैच के एक्सेस, इसके साथ साथ आपको मिलेगा पीवाईक्यूज और मॉक्स, जो आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए क्या है, कोर है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे मल्टीपल बैच के एक्सेस नहीं चाहिए, तो आप सिर्फ अल्टीमेट 2.0 में इनरोल कर सकते हो, जिसकी क्लासेस नेक्स्ट वीक से लाइव हो रही है। अब जब सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है तो कुछ एडिशनल ऑफर भी बनता है। अब आपको अपने एग्जाम के लिए क्या बनना पड़ेगा, जिद्दी। क्योंकि जिस दिन तुमने प्रॉपर जिद ठान ली ना कि मुझे तो सीयूईटी के थ्रू SRCC या फिर आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है उसमें जाना है, आप इजीली क्या कर सकते हो, उसके लिए एफर्ट्स डाल के आप उस कॉलेज में एडमिशन नेक्स्ट ईयर इस टाइम पे ले रहे होगे। तो जब तुम इतने जिद्दी हो तो तुम्हारी इस जिद को पूरी करने के लिए हम लेकर आ चुके हैं जिद्दी सेल, यानी हर एक बैच के आप
बैच पे आपको 50% ऑफ मिल रहा है CUET अड्डा पे। देखो अब एनरोल कैसे करना है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे गए, हालांकि डिस्क्रिप्शन में आपके लिए क्या दिया है, हमने ऑलरेडी लिंक दे रखा है। यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाओ, UG PG एंट्रेंस पे गए हम, ये रहे हमारे सारे बैचेस जो आपके लिए क्या है अवेलेबल है। हमें मान लो महापैक पे एनरोल करना है, याद रखना ये जो 50% ऑफ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है, तुम्हारी जिद को पूरी करने के लिए ये जिद्दी सेल है, तो इसे अपने हाथ से जाने मत देना। और अगर आप चाहते हो कि बैच पे आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिले तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, दैट इज AD50 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट प्लस गारंटीड मेंटोरशिप फ्रॉम मी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारी जिद से कौन सा तुम ड्रीम कॉलेज अचीव करना चाहते हो, और क्या तुमने अपने CUET एग्जाम के लिए सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट करने का प्लान बनाया है अभी तक या फिर नहीं।